बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों का आज का टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम या कौमी आमदनी के मुअय्यनात, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि नेशनल इनकम या कौमी आमदनी के लेवल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा पहले बेस बना लें। ठीक है, हम इसका कॉन्सेप्ट पहले 2 सेक्टर्स इकोनॉमी में पढ़ेंगे और उसके बाद 3 सेक्टर्स इकोनॉमी में पढ़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने से पहले ज़रूरी है कि हम जो केन्स ने बेस प्रोवाइड की थी अबाउट द नेशनल इनकम, हम उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। डॉक्टर केन्स ने अपनी जो उनकी बुक लिखी थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड द मनी, उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया था उन्होंने कुछ बेसिक इक्वेशंस दी थी नेशनल इनकम के लेवल को डिस्क्राइब करने के लिए। तो सबसे पहले 2 सेक्टर्स इकोनॉमी या 2 शोबी मैशत का हम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। 2 सेक्टर्स इकोनॉमी या 2 शोबी मैशत, ये वो मैशत होती है जिसमें अभी गवर्नमेंट सेक्टर भी इन्वॉल्व नहीं होता है और इसमें फॉरेन ट्रेड सेक्टर भी इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें अभी 2 एलिमेंट्स होते हैं जो कि लेवल ऑफ नेशनल इनकम को डिटरमिन कर रहे होते हैं। कंज्यूमर्स होते हैं और जो साथ में आगे कंज्यूमर ही का जो इनकम को कंज्यूम करने का प्रोसीजर होता है इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन प्लस saving. So we can say that Dr. Keynes has identified the following basic equations about the national income, and firstly he described the concept of or the determinants of the national income in the closed and the government less economy. Closed यानी जिसका अभी कोई फॉरेन सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व नहीं है इकोनॉमी, और उसके अलावा गवर्नमेंट लेस इकोनॉमी कि जो हमारी टोटल नेशनल इनकम होती है उसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, उसके डिफरेंट हिस्से होते हैं। कंज्यूमर्स होते हैं, इन्वेस्टर होता है, गवर्नमेंट होता है। लेकिन अभी हम जहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, दिस इज़ द 2 सेक्टर्स इकोनॉमी, 2 शोबी मैशत। इसमें अभी कोई गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है और इसमें अभी कोई इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, अगर आप अपनी बुक देखें तो आपको यहाँ पर इक्वेशंस नज़र आएंगी कि टोटल जो नेशनल इनकम है दैट इज़ कंज्यूम्ड प्लस सेव, यानी कंज्यूमर्स की जो टोटल इनकम होती है C+S, या तो वो कंज्यूम हो जाती है या फिर वो उसको सेव कर लेते हैं, बचा लेते हैं। ठीक है, अब डॉक्टर केन्स का ये कहना था कि जो सेविंग्स होती हैं लोगों की वो इन्वेस्ट हो जाती हैं, इसलिए जो टोटल नेशनल इनकम है वो कंज्यूम हो जाएगी प्लस वो इन्वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसको एक आइडेंटिटी की सूरत में लिखना चाहें तो इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम क्या होगा। 3rd ईयर में भी अगर आपको याद हो क्लास, तो हमने पढ़ा था देयर वर 2 अप्रोचेस टू गेट द नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और दूसरी क्या थी, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि हम एक आइडेंटिटी फॉर्म कर सकते हैं, वो क्या है, C+S इज इक्वल टू C+I। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि सेविंग इज़ आइडेंटिकल टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि सेविंग इज़ आइडेंटिकल टू इन्वेस्टमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था डॉक्टर केन्स ने अबाउट द 2 सेक्टर्स इकोनॉमी। इसी तरह से अगर when the government sector is included in the closed economy है लेकिन इसमें गवर्नमेंट सेक्टर आ जाएगा, अब क्या हो जाएगा हमारे पास इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम, दैट विल बी द टोटल Y विच इज़ द नेशनल इनकम विल बी इक्वल टू C कंजम्पशन प्लस I इन्वेस्टमेंट प्लस G इज़ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आपको मैंने पहले भी, जब अभी सुबह मैं आपको नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम बता रही थी, मैंने कहा था कि डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं जो इफ़ेक्ट कर सकते हैं नेशनल इनकम को। इनमें गवर्नमेंट सेक्टर भी शामिल होता है और गवर्नमेंट ने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करने होते हैं। हुकूमती अखराजात इसको कहते हैं, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मैंने आपको बताया था कि आमतौर पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल इंक्लूड द सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, कि जैसे गवर्नमेंट ब्रिज बना रही है, स्कूल बना रही है, कॉलेजेस बना रही है, सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स कर रही होती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम 3 सेक्टर्स इकोनॉमी की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम विल बी Y इज इक्वल टू C+I+G। ठीक है, और इसको अगर हम दूसरी अप्रोच से देखना चाहें तो Y इज इक्वल टू C+S+T। ठीक,
तो इस लिहाज से हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा जी, S + T = I + D. दिस इज़ द नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम in 3 sectors economy. In 2 sectors economy, it will be saving = investment. If we are going to talk about the open economy, अभी हमने कहा था ना कि हमने closed economy लिया. Closed economy, the economy which is not involved in foreign trade. अगर हम इसी national income equilibrium के अंदर foreign trade sector को ले आते हैं, तो इस जो हमारी equation थी ना, y = C + I + G, ये क्या हो जाएगी, y = C + I + G प्लस एक और क्या आ जाएगा जिसको टर्म्स ऑफ ट्रेड भी हम कहते हैं, X - M, where X stand for exports and M stands for imports. ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, इसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड या टर्म्स ऑफ ट्रेड कह रहे होते हैं. तो इस तरह से जो डॉक्टर केन्स ने हमें कॉन्सेप्ट दिया था, इसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि देयर आर 2 बेसिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ द नेशनल इनकम, द कंजम्पशन एंड द सेविंग. तो हम बारी बारी इन 2 डिटर्मिनेंट्स को पढ़ लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हो सकती है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम. ठीक है, तो फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट द कंजम्पशन फंक्शन या तफ़ाइल सर्फ. सर्फ मुआशियात के अंदर खर्च करने को कहते हैं. ठीक है, एंड कंजम्पशन इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ द इनकम. ठीक, कि कंजम्पशन या सर्फ किसी भी सारिफ की आमदनी का वो हिस्सा होता है जिसे लोग बराह रास्त अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पर ख़र्च करके तस्कीन हासिल कर रहे होते हैं. कंजम्पशन इज़ द पोर्शन ऑफ इनकम विच इज़ कंज्यूम्ड ऑन डिफरेंट नीड्स ऑफ द कंज्यूमर टू फुलफिल देयर वांट्स. तो यानी हम कह सकते हैं कि जो किसी भी कंज्यूमर की आमदनी का वो वाला हिस्सा जो कि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पर ख़र्च कर देते हैं, चाहे वो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं या आगे वी विल स्टडी दैट देयर आर द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ द कंजम्पशन. मुख्तलिफ़ हिस्सों के ऊपर कंज्यूमर खर्च कर रहा होता है. अगर बुनियादी ज़रूरियात को लेते हैं तो वो खुराक है, रिहाइश है, लिबास है, तो इसको कंजम्पशन कहा जा रहा होता है. देयर आर डिफरेंट इंपॉर्टेंट थिंग्स. अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा कंजम्पशन इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम. यहाँ पर लिखा हुआ है C = F and Y. ठीक है, इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, कंजम्पशन इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम. ये आप लोग अच्छी तरह से अवेयर होंगे. 3rd ईयर में हमने काफ़ी सारे हमने फंक्शंस पढ़े थे. तो हमने देखा था कि फंक्शंस को हमने लिखना किस तरह है. यहाँ पर C से मुराद कंजम्पशन है, F विल रिप्रेजेंट द फंक्शन एंड Y, द कैपिटल Y विल रिप्रेजेंट द इनकम. ठीक है, सो कंजम्पशन इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम. इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि सर्फ आमदनी का तफ़ाइल है. इसका मतलब क्या है, कंजम्पशन इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम. इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है दैट कंजम्पशन इज़ डिपेंडिंग अपॉन द इनकम लेवल. आपको ये भी दोबारा रिमाइंड करवा देती हूँ कि 3rd ईयर में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का. हमने कहा था कि फंक्शन विल रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, आज़ाद और ताबे मुतगैर के दरमियान रिश्ता जो हमने देखना होता है वो हम फंक्शन या तफ़ाइल की मदद से देख सकते हैं. तो अगर हम यहाँ पर कहते हैं कंजम्पशन इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम, इसका ये मतलब हुआ कि वाई या इनकम आज़ाद मुतगैर है और उसके मुकाबले में कंजम्पशन जो है वो ताबे मुतगैर है. इनकम या वाई इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कंजम्पशन और सी इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल. व्हेन द इनकम विल चेंज इट विल कॉज अ चेंज इन कंजम्पशन function. Also keep in mind that there is a positive relationship between income and consumption. When the income of the consumer will increase, the consumption level will increase. When the income of the consumer will decrease, the consumption level will decrease. ठीक है, ये एक कॉमन फिनोमेना है ना कि जैसे जैसे हमारी आमदनी में इजाफा होता चला जाता है हम ज़्यादा खर्च करने लगते हैं. वो वाली ज़रूरियात जो हम पहले नहीं पूरा कर पा रहे थे कम आमदनी की वजह से, अब वो भी पूरी करना शुरू कर देते हैं. सो एक और इम्पॉर्टेंट बात हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं, दैट देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम. ठीक है, आमदनी और सर्फ के दरमियान मस्बत ताल्लुक़ पाया जाता है. एंड ऑल्सो रिमाइंड दिस 3rd ईयर 4th ईयर. मुझे बार बार ये कहते हुए मुश्किल होती है, आप लोग अचानक ही 4th ईयर में आ गए. ठीक है, कि जब आप लोगों ने 3rd ईयर में पढ़ा था, डिफरेंट फंक्शंस हमने पढ़े थे, उसमें हमने ये भी रिलेशन डिराइव किया था कि इफ़ 2 वेरिएबल्स आर डायरेक्टली रिलेटेड विद वन एंड ईच अदर,
दो मुतग़य्यरात अगर बराह रास्त एक दूसरे के साथ मुताल्लिक़ हैं, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक काम होता है तो दूसरा भी काम होता है, तो हम कहते हैं कि इनके दरमियान पॉजिटिव या मस्बत ताल्लुक़ है, ठीक है। और अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान एक दूसरे के ऑपोजिट रिलेशनशिप पाया जाता है, एक बढ़ता है दूसरा कम होता है, एक कम होता है दूसरा बढ़ता है, तो दिस विल रिप्रेजेंट अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंजम्पशन इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड विद द इनकम, that when the income will increase, consumption will increase, when the income will decrease, consumption will decrease. Okay, इसमें आपकी बुक में एक और चीज़ भी देखिए, that the value of the consumption will lie between 0 and 1, ठीक है। वैल्यू जो आपकी कंजम्पशन की है ना, वो ज़ीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव भी नहीं हो सकती। ये भी आप रिकॉल करें तो आपको थर्ड ईयर में बताया था कि क्यों कंजम्पशन नेगेटिव नहीं हो सकती, ज़ीरो नहीं हो सकती, बिकॉज consumer has many needs or wants to fulfill. Even the consumer is not having the income, but he will need some money to consume on. कुछ ज़रूरियात उसकी ऐसी होंगी जो अगर आमदनी नहीं भी है तो भी उसका गुजारा नहीं हो रहा होगा। Either he has to take a loan from someone, ठीक है, तो उसका कंजम्पशन कभी भी सिफर नहीं हो सकता, मनफी नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अगर हम अपने कंजम्पशन फंक्शन को देखें तो जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन बनता है ना, उसके मुख्तलिफ हिस्से बनते हैं। चलिए, ये हम थर्ड ईयर में पढ़ चुके, इसको बाद में हम देख लेंगे। बस यहाँ पर अभी हमारा देखना यही ज़रूरी है कि जो कंजम्पशन है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और वो ज़ीरो नहीं हो सकता। ओके, अगर हम कंजम्पशन फंक्शन को देखना चाहते हैं, इस फंक्शनल रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं, तो इसको हम तफ़ाइल सर्फ कहेंगे या इसको हम कंजम्पशन फंक्शन कहेंगे। डॉक्टर केन्स ने कहा था कि देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड the consumption function: average propensity to consume and marginal propensity to consume. This concept is also not new to you fourth year, ये हमने completely third year में किया हुआ है। average propensity to consume, जिसको APC लिखा हुआ है, औसत मीलान सर्फ। औसत मीलान सर्फ, जैसे कि इसके नाम से पता है, औसतन कितनी आमदनी है, उसमें से कितना खर्च हुआ। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एवरेज कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू द इनकम लेवल, ठीक है। यानी कितनी आमदनी है, उसमें औसतन कितना हिस्सा सारे ज़रूरियात ज़िंदगी के ऊपर खर्च कर रहा होता है। तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ कंजम्पशन ओवर इनकम। ये फंक्शन आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ C over Y, ठीक है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम may be defined as the ratio of the consumption expenditure to any particular level of income, ठीक है। कि फ़र्ज़ करें एक शख्स की 2000 आमदनी है और उसमें से वो 1800 रुपये खर्च कर देता है, तो उसका जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो 0.9 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या मुख्ततम मीलान सर्फ। ये भी आपको थर्ड ईयर में बताया था दैट वेन एवर वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्जिनल, वी विल टॉक अबाउट द चेंज. So if we are talking about the marginal propensity to consume, so we are talking about the change in the consumption level. So if the income of the consumer changes, how much it will create change in the level of consumption of that consumer, that we can understand with the concept of marginal propensity to consume. इसका फॉर्मूला देखें, लिखा हुआ है marginal propensity to consume क्या है जी? सर्फ में तब्दीली बटा आमदनी में तब्दीली, यानी दिस इज़ डेल्टा C ओवर डेल्टा Y. ये भी आपको बताया हुआ है कि डेल्टा का साइन रिप्रेजेंट करेगा चेंज को. सो इट इज़ चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम लेवल, ठीक है। कितनी आमदनी तब्दील होती है कि फ़र्ज़ करें एक शख्स की आमदनी 2000 से बढ़कर 2500 हो जाती है और इसकी आमदनी में इजाफे की वजह से जो उसका सर्फी खर्च है वो 1800 से बढ़कर 2000 रुपये हो जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम चेंज इन कंजम्पशन निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो चेंज इन कंजम्पशन क्या होगा जी कि 2500 में से 2000 को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये क्या होगा C2 में से C1, सॉरी दिस इज़ Y2 माइनस Y1,
ठीक है। और इसी तरह से अगर आप कंजम्पशन की बात करते हैं, वो 1800 से बढ़कर 2000 हो जाता है, तो ये हमारे पास चेंज इन कंजम्पशन क्या होगा, C2 माइनस C1, 2000 माइनस C 1800, ठीक है जी। तो हम जब डेल्टा C ओवर डेल्टा Y फाइंड आउट कर लेंगे तो ये हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो जाएगा। अच्छा जी, उसके अलावा ये भी पेश नज़र रखिएगा कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये भी लेस दैन 1 होता है। आज का टॉपिक हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट हम इसको कल करेंगे। थैंक यू।